हेलो स्टूडेंट्स, नेक्सा क्लासेस लेकर आया है आपके लिए एसएसटी की वीडियोस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हिस्ट्री की बुक, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट अ नेशनलिज्म। एग्जाम्स के अंदर 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं व्हाट इज़ अ नेशनलिज्म। तो आंसर में हम लिखेंगे पीपल्स हु अटैच देयर कंट्री, देयर सिंबल्स एंड देयर आइकन्स इज कॉल्ड अ नेशनलिज्म। यानी कि नेशनलिज्म जो है एक आइडियोलॉजी है जो लोगों को अटैच करती है, जोड़ती है अपने नेशन से, उनके सिंबल से। तभी तो हम कहते हैं वी आर इंडियंस, आवर नेशनल एंथम, जिसमें कॉमनली वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये जो फीलिंग होती है इसी को नेशनलिज्म कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि यूरोप के अंदर जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो कैसे बढ़ी। लास्ट ईयर 9th क्लास में आपने एक चैप्टर रीड किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जो कि 1789 में हुई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का मेन कारण क्या था कि वहाँ पर मोनार्की फॉर्म को ख़त्म करके डेमोक्रेसी को लाया गया था। मोनार्की फॉर्म वो होती है जिसमें हर अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग वंश के राजा जो हैं राज करते थे। अब उस राजा के बाद जो है उसका बेटा ही राजा बनता था। लेकिन फ्रांस के लोगों को अब समझ आने लगा था कि हर किसी को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अब ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो फ्रांस से निकलकर पूरे यूरोप में कैसे फैली, इस चैप्टर के अंदर हम उसी को देखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले जो है स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पर भी जो है एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पिक्चर क्या है। इस पिक्चर को फ्रेडरिक सरियो ने 1848 में बनाया था, जिसमें उसने अपने सपनों का संसार रचा था, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, जिसमें उसको लगता था कि पूरा जो वर्ल्ड है अलग अलग नेशंस में डिवाइड हो चुका है और वहाँ पर जो है मोनार्की फॉर्म ख़त्म होकर डेमोक्रेसी आ चुकी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर फ्रेडरिक सरियो क्या कहना चाहता है। फ्रेडरिक सरियो ने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज़ बनाई थी, जिसमें से एक फर्स्ट प्रिंट जो है यही है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर एक लॉन्ग ट्रेन में बहुत सारे लोग जो मार्च कर रहे हैं। ये लोग जो हैं हर एजेस के हैं, हर सोशल ग्रुप के हैं, मैन वुमेन सभी हैं। इनके कॉस्ट्यूम्स भी अलग हैं, इनके फ्लैग्स भी अलग हैं, जिससे क्या पता चलता है कि वर्ल्ड जो है अलग अलग नेशंस में डिवाइड हो चुका है, वहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी है। अब ये जो सारे हैं ये कहाँ पर आ खड़े हुए हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं मशाल। अब मशाल क्या काम करती है? अंधेरे में प्रकाश की एक रोशनी दिखाई देती है। तो ये टॉर्च ऑफ जो एनलाइटमेंट है वह यही दिखाना चाहती है कि वहाँ पर जो अंधेरा था यानी कि मोनार्की फॉर्म थी उसको हटा दिया गया और रोशनी यानी कि डेमोक्रेसी आ चुकी है। अब डेमोक्रेसी में जो है हर किसी को अपने राइट्स मिलेंगे, कानून के सामने सब जो है इक्वल होंगे। अब इसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी कि एक लोगों के अधिकारों की एक बुक। जैसे कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जिसमें लोगों के जो हैं नागरिकों के अधिकार लिखे हुए हैं, इसी तरीके से इसके अंदर जो हैं वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के मैन थे, वहाँ उनके राइट्स लिखे हुए हैं। इसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने ये जो ढेर दिखाई दे रहा है आपको, ये ढेर क्या है? वहाँ के जो निरंकुश राजा थे, निरंकुश को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट, जो ऐसे राजा जिनकी शक्तियों पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था। फॉर एग्जाम्पल हिटलर था जर्मनी में, 9th में पढ़ा था आपने हिटलर का चैप्टर। तो ऐसे जो निरंकुश राजा थे उनके ये ताज वगैरह पड़े हैं। तो ये क्या दिखा रहे हैं ताज पड़े हुए? कि वहाँ पर मोनार्की फॉर्म टोटली ख़त्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी आ चुकी है। और ये नज़ारा जो है इतना सुंदर है कि हेवन से क्रिस्ट, संत और एंजल्स जो हैं वहाँ इस नज़ारे को देखने के लिए आ चुके हैं। आपने रामायण और महाभारत देखी होगी, जब भी कोई चमत्कार होता था देवी देवता फूल बरसाने लगते थे। तो इसी तरीके से वो हेवन से जो हैं गॉड्स जो हैं, एंजल्स हैं, इस नज़ारे को देखने के लिए आ गए हैं। फ्रेडरिक सरियो ने इस प्रिंट को जब भी रचा था उस टाइम पर यूरोप के अंदर जो हैं नेशन स्टेट नहीं आए थे, ना डेमोक्रेसी आई थी। ये जो था उसकी एक यूटोपियन विज़न थी। यूटोपियन उसको बोलते हैं जो एक इमेजिनेशन होती है। जैसे अपना हम कोई इमेजिनेशन कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं यूटोपिया विज़न। आइए एक दो वर्ड्स को देख लेते हैं। ये जो दिखाए गए हैं एब्सोल्यूटिस्ट, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स, यानी कि ऐसे गवर्नमेंट
के रूल्स पर, रेगुलेशंस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, उस गवर्नमेंट को एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट बोला जाता है। सेकंड है हमारा यूटोपियन, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यूटोपिया उसको बोलते हैं जब हम रियल से एक इमेजिनेशन वर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं यूटोपियन विजन। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक आइडिया आया अलग अलग नेशंस को बनाने का। 19वीं सेंचुरी के मिड तक जो यूरोपीय देश ऐसे जैसे हैं वैसे नहीं थे, अलग अलग एरियाज़ पर अलग अलग वंश के राजा जो हैं राज करते थे, इन इलाकों में जो है मोनार्की फॉर्म हुआ करती थी। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नेशनलिज्म की जो फीलिंग आई, उससे पूरे यूरोप के अंदर जो है समाज में इन काफ़ी चेंजेस आए, और जो ये चेंजेस आए थे, इन चेंजेस ने लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाया और नए राष्ट्रों का निर्माण किया। अब ये जो नए राष्ट्र थे, इनकी जो प्रोसेस थी वो 1789 में हुई क्रांति के साथ ही शुरू हुई थी, और इसी क्रांति के साथ जो है रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने क्या किया था, पूरा जो सत्ता थी, पावर थी, अपने हाथों में ले ली थी और पूरे नेशन की जो शेप बनानी थी, डेस्टिनी रचनी थी, उन्होंने अपने हाथों में ले ली थी। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यूरोप के अंदर जो चेंजेस आए थे, उन चेंजेस को हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए थे, और इन चेंजेस को हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। एग्ज़ाम्स के अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखने में जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलते बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रांस की क्रांति ने जो था, फ्रांस की राजनीति और संविधान में काफ़ी चेंजेस लेकर आए थे। अब वो चेंजेस क्या थे? फर्स्ट चेंजेस था द आइडिया ऑफ ला पार्टी and Lee Citron emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। यानी कि एक पितृभूमि और उसके नागरिकों की जो भावना थी, ऐसे विचारों का निर्माण किया गया, ऐसे समाज का निर्माण किया गया जिसमें लोगों को जो है संविधान में समान अधिकार मिले। पितृभूमि किसको बोलते हैं? जहाँ हम जन्म लेते हैं उस धरती को हम पितृभूमि बोलते हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ होता है। तो लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग डाली गई कि वो अपनी जो जन्मभूमि है उसके प्रति एक सद्भावना रखें, एक फीलिंग रखें, जिससे लोगों को जो है कानून के सामने इक्वल राइट्स मिले। हमारा सेकंड पॉइंट है स्टेट जनरल को सक्रिय जो एक्टिव लोग थे उनके द्वारा चुना गया, और उसका नाम जो है चेंज कर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ऑथ्स टेकन एंड मार्टरीज कमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशंस। यानी कि नए जो गीत थे वो रचे गए, नई शपथें ली गई और जो शहीद हुए थे उनका गुणगान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। यानी कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए इक्वल जो है नियम बनाए गए, जो क्या दिखाता था कि कानून के सामने जो है सभी समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। पहले क्या होता था कि एक ही स्टेट के अंदर जो है काफ़ी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनकी बॉर्डर्स को कवर करने में अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, लेकिन उस दौरान जो है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म किया गया और वेट और मेज़रमेंट के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आए। पहले एरिया वाइज जो है वेट करने का जो रूल था वो काफ़ी अलग था, तो पूरे जो है फ्रांस के अंदर अब क्या किया गया कि यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आए मेज़रमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। यानी कि जो रीजनल हमारी लैंग्वेजेस थी
जिनको हम क्षेत्रीय लैंग्वेज बोल सकते हैं, उनको डिस्करेज किया गया, उनको हटाया गया और एक कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज को जो है पूरे फ्रांस की एक लैंग्वेज बना दिया गया। जो हमारी नेशनल लैंग्वेज होती है तो वहाँ पर जो है एक फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसको एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। नेक्स्ट और हमारा लास्ट पॉइंट है द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help the other peoples of Europe to become nations. यानी कि जो वहाँ के क्रांतिकारी थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि यूरोप के जो बाकी एरियाज़ हैं वहाँ से तानाशाही को ख़त्म किया जाएगा। डिस्पोटिज्म क्या होता है कि तानाशाही, जैसे कि जो हिटलर था वो तानाशाह था, उसको जो करना आता था वही करता था, वहाँ की प्रजा के बारे में उससे कोई लेना देना नहीं था। तो उस तानाशाही को ख़त्म करना था और वहाँ पर जो है अलग अलग नेशंस का जो है निर्माण करना था फ्रांस के लोगों को का। अब ये एक नया मिशन था। फ्रांस में होने वाली जो एक्टिविटीज़ थी उससे जो है पूरे यूरोप के कई शहर के जो लोग थे वो इफ़ेक्टेड हुए थे। काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ थी जो इफ़ेक्टेड हुई थी और वहाँ के जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, एक जैकोबिन जो क्लब था वो सेटअप किया। अब जैकोबिन जो क्लब थे वो अलग अलग सिटीज़ में सेटअप किए गए और वो सेटअप जो जैकोबिन क्लब थे वो लोगों की फ्रेंच जो आर्मी थी, फ्रांस की आर्मी थी, उसकी हेल्प करते थे पूरे यूरोप में जो है नेशनलिज्म को जो फैलाने में। 1719 तक जो है फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में जो है के एरिया में घुसकर वहाँ पर जो है नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको फैला दिया था, एब्रोड कर दिया था। अब आती है नेपोलियन की बारी। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन जो है फ्रांस की जो आर्मी थी उसमें एक आर्मी मैन था। वो धीरे धीरे जो है 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा बना और 1815 तक बना था। तो 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं नेपोलियन कब से कब तक राजा बना, तो 1804 से 1815 तक नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा बना। अब नेपोलियन जो है राजा बनने के बाद उसने क्या किया, पूरे जो फ्रांस थे उसके अंदर जो है उसने मोनार्की फॉर्म को वापस लेकर आया और उसने पूरे डेमोक्रेसी को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमारे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ वो क्या कर रही थी, मोनार्की फॉर्म को ख़त्म करके डेमोक्रेसी लेकर आई थी। लेकिन नेपोलियन ने राजा बनने के बाद डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया और मोनार्की फॉर्म को वो दोबारा लेकर आया। बट उसने कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आया, वो कुछ ऐसे कदम उठाए उसने जिससे उसको जो है हमेशा के लिए याद किया जाएगा कि उसने क्या क्या चेंजेस किए थे। अब देखते हैं कि नेपोलियन ने जो है राजा बनने के बाद फ्रांस के अंदर क्या क्या चेंजेस वो लेकर आया था। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। अब नेपोलियन ने जो था प्रशासन का जो एरिया था उसमें काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लेकर आया जिससे जो है उनके प्रिंसिपल जो है सिस्टम, पूरे सिस्टम को जो रेशनल और एफिशिएंट बनाया जा सके। सेकंड पॉइंट उसने क्या चेंज लेकर आया, द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। यानी कि एक नया रूल लेकर आया वो सिविल कोड ऑफ 1804 जिसको जो हम नेपोलियन कोड भी कह सकते हैं। तो पूछ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर कि नेपोलियन कोड कब हुआ था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1804 ही जो है उसी सिविल कोड जो था उसी को नेपोलियन कोड का नाम दिया गया था। और इस कोड ने जो है फ्रांस के अंदर जन्म के आधार पर जो मिलने वाली फैसिलिटीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया था। अब हर कोई जो है आगे बढ़ सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने जो है हर कोई इक्वल होगा, समान होंगे। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, अब उसने जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको सिक्योर कर दिया था। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, यानी कि नेपोलियन ने जो फ्रांस की तरफ अपने नियंत्रण वाले जो हर इलाके थे वहाँ पर काफ़ी प्रशासनिक सुधार किए थे। अब वो सुधार क्या थे, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, यानी कि जो सामंती व्यवस्था थी उसने उसको ख़त्म कर दिया था। एंड फ्रीड पीजेंट्स, और जो किसान थे जो एक दास के रूप में काम करते थे उनको उस दासता से जो था उससे आज़ाद करा दिया था। एंड मैनोरियल ड्यूज़,
और जो जागीरदारों को उनको जो टैक्स देना था, पैसे देने थे, उनसे जो है उनको मुक्त करा दिया था। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया था। ये जो चेंजेस थे वो नेपोलियन जो था राजा बनने के बाद वहाँ पर फ्रांस के अंदर लेकर आया था। और इतने सारे चेंजेस लाने के बाद जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, न्यू बिजनेसमैन थे, उन्होंने इस नई आज़ादी को जो है एंजॉय किया था। अब बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल जो प्रोडक्ट के गुड्स थे, उन्होंने जो था उनको खुशी हुई थी कि वेट और मेजरमेंट के लिए जो है एक यूनिफॉर्म ला लेकर आया था, एक नेशनल करेंसी लेकर आए थे। पहले क्या होता था कि हर एरियाज़ की अपनी एक करेंसी होती थी, लेकिन जो नेपोलियन था उसने क्या किया था, पूरे फ्रांस के अंदर एक कॉमन नेशनल करेंसी लेकर आया था। जैसे कि इंडिया के अंदर रुपये हैं, तो उसी तरीके से जो वहाँ के बिजनेसमैन थे उनको बिजनेस करने में काफ़ी आसानी हुई थी। द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड, यानी कि जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था थी, वहाँ के जो लोग थे, फ्रांसीसी शासन के बारे में काफ़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, मिला जुला रिएक्शन था। यानी कि कुछ जो थे वहाँ के जो चेंजेस आए थे उनको अच्छा मानते थे, लेकिन कुछ मानते थे कि जो ये चेंजेस आए हैं वो ठीक नहीं हुए हैं। स्टार्टिंग में जो है लोगों ने फ्रांस की जो सेना थी उसको आज़ादी के के दूत के रूप में देखा था, लेकिन जल्दी ही उनकी जो ये फीलिंग थी वो चेंज हो गई। अब उनको समझ आने लगा था कि इस जो नई शासन व्यवस्था से जो है उनकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो जो है ख़त्म हो जाएगी। टैक्स जो थे नेपोलियन ने इंक्रीज़ कर दिए थे, सेंसरशिप लेकर आया था। सेंसरशिप क्या होती है, वहाँ की मीडिया को जो है वही दिखाना होता है जो वहाँ का राजा चाहता है, वो जो है सच को नहीं दिखा सकते, तो उसको बोलते हैं सेंसरशिप। अब जो है उन्होंने फ्रेंच आर्मी में जो लोगों को जो है ज़बरदस्ती भर्ती करने लगा था। इससे लोगों का जो शुरुआती जोश था वो धीरे धीरे ही विरोध में चेंज हो गया था। यानी कि उन्होंने जो है रिवॉल्यूशनरी करने के बारे में सोच लिया और उससे जो है राजा के पद से हटा दिया। अब ये राजा के पद से जब हटा था 1815 में जो है वाटरलू का युद्ध हुआ था। वाटरलू एक जगह का नाम है जहाँ पर युद्ध हुआ था, तो इसीलिए जो है उसको वाटरलू का युद्ध कहते हैं। और वो 1815 में हुआ था, जिसमें जो है नेपोलियन हार गया था और उसको जो है राजा के पद से हटा दिया था। आज के लिए इतना ही, बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। और आपको जो है नेक्सा क्लासेस को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू एवरीवन।